गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम में और समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्रीगेट्स होते हैं इनकी कैलकुलेशन के लिए हम कौन कौन से ईयर को कंसिडर करते हैं। तो बेटा, नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनकी कैलकुलेशन यानी कि उनकी वैल्यू की कैलकुलेशन करंट ईयर में भी की जाती है और कांस्टेंट ईयर में भी की जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि हमने नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट किया है बाय मल्टीप्लाइंग द करंट ईयर प्रोडक्शन विद द करंट ईयर प्राइसेस। यानी कि जब हम भाई किसी की भी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वैल्यू कैसे आती है, प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाई आपने कितनी क्वांटिटीज़ को सोल्ड किया है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब ये वैल्यू करंट ईयर पर अलग होती है और कांस्टेंट ईयर पर अलग होती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस का क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब होगा कि इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया है बाय मल्टीप्लाइंग द करंट ईयर प्रोडक्शन विद द करंट ईयर प्राइसेस। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है कि वी कैलकुलेट the value of national income by multiplying the current year production with some base year prices। अब बेस ईयर का कंसेप्ट क्यों लाए, हमें तो करंट ईयर की प्राइस का कंसेप्ट लेना चाहिए था, क्योंकि बेस ईयर का कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है बेटा कि हम करंट ईयर में होने वाले प्राइस के फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर सकें। कई बार क्या होता है कि नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाती है नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि वैल्यू तो आ रही है P मल्टीपल Q से, अब Q तो इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन P इंक्रीज हो गया, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गई। और प्राइस इंक्रीज किस वजह से हुई, इन्फ्लेशन की वजह से। तो अगर नेशनल इनकम प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो रही है तो उसे कहा जाता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। जबकि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि Q इंक्रीज हो रहा है तब नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उसे कहा जाता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इसी कंसेप्ट को आपकी बुक में नॉमिनल और रियल के नाम से समझाया जाता है। यानी कि जो भी एग्रीगेट्स हैं उन एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन जब कांस्टेंट ईयर प्राइसेस पर की जाएगी तो उसे कहा जाएगा रियल, और जब करंट ईयर प्राइसेस पर की जाएगी तो उस एग्रीगेट को कहा जाएगा नॉमिनल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम दो कंसेप्ट आगे सीख रहे हैं, यानी कि रियल नॉमिनल कोई सा भी एग्रीगेट हो सकता है, हम रियल नेशनल इनकम भी कह सकते हैं और रियल GDP भी कह सकते हैं। तो मैं बारी बारी से दोनों के मीनिंग आपको यहाँ पर डिलीवर करता हूँ। जैसे नॉमिनल GDP, सबसे पहले ये समझिए नॉमिनल GDP क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लिखें नॉमिनल GDP, इसका मतलब ये हुआ कि GDP एट करंट ईयर प्राइसेस, यानी कि नॉमिनल GDP बेटा उस GDP को कहते हैं जिसकी कैलकुलेशन करंट ईयर की प्राइसेस पर की गई है। मतलब वैल्यू कैसे है, वही प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी करके। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो करंट ईयर की है, और यहाँ पर जो प्राइस है वो भी कौन सी ईयर की है, करंट ईयर की है। तो जब प्राइस भी करंट ईयर की हो और क्वांटिटी भी करंट ईयर की हो तो ऐसे GDP को नॉमिनल GDP या GDP एट करंट ईयर प्राइसेस कहा जाता है। अब GDP एक एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट नेशनल इनकम भी हो सकता है,
तो नॉमिनल नेशनल इनकम का मतलब भी यही होगा कि जब आप उस नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कब करें, करंट ईयर की प्राइसेस पर करें। अब जो नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम होता है, ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। यानी कि अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीमेंट शो कर रहा है ना, या नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो दुनिया को तो ये दिख रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो जीडीपी वास्तव में किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। यानी कि वो इस तरह का जीडीपी इंक्रीज होता है प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से, और प्राइसेस के इंक्रीज की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। ये जीडीपी क्वांटिटी में इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज नहीं हुआ है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस। ठीक है बेटा, बात आई आपके समझ में? अब इसे ट्रू इंडिकेटर क्यों नहीं समझा जा रहा है? ट्रू इंडिकेटर इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड रहती है? इंडियन इकोनॉमी में सिखाया आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द प्रोडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जब उस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, है ना, जो प्रोडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा या प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो बढ़े, तब कहा जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ नहीं, क्या इंक्रीज हुआ? प्राइस, और प्राइस के इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन या प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज शो करता है, तो ऐसे जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, और ये कभी भी ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो अब करें क्या? किस जीडीपी को आप कंसिडर करेंगे कि उस जीडीपी में अगर इंक्रीज होगा तभी उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा इंडिकेटर समझेंगे? तो उसके लिए कंसेप्ट आता है बेटा रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी, अब रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइसेस। यानी कि रियल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं जिस जीडीपी की कैलकुलेशन बेस या कांस्टेंट ईयर प्राइसेस पर होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, कि जब भी इस जीडीपी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि P मल्टीपल Q किया जाएगा, तो ये जो Q है ये तो करंट ईयर का ही होगा, लेकिन ये जो प्राइसेस हैं ये प्राइस किसकी होंगी? किसी बेस ईयर की होगी। अब बेस ईयर को क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर हम करंट ईयर को कंसीडर कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइस के फ्लक्चुएशंस आने की वजह से ट्रू इमेज, ट्रू पिक्चर या एक्चुअल फिगर्स हमें पता नहीं चल पाते हैं कि वास्तव में कितनी प्रगति हुई है, वास्तव में कितनी तरक्की हुई है। इसलिए हम बेस ईयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले एक समय पर 99-2000 को बेस ईयर डिक्लेयर किया जाता था, उसके बाद 2004-05 को बेस ईयर डिक्लेयर किया गया, और अगर अभी की बात करें तो 2011-12 की प्राइसेस को बेस ईयर माना जाता है ना। 11 में इंडेक्स नंबर पढ़ा है आपने, बेस ईयर और करंट ईयर के कंसेप्ट पढ़कर आए हैं। तो रियल जीडीपी इज दैट जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन तो करंट ईयर का ही होगा, लेकिन जिस प्राइस से हम उसे मल्टीपल करेंगे वो प्राइस कौन सी होगी? बेस ईयर की प्राइस होगी या कांस्टेंट ईयर की प्राइसेस होगी, है ना। और जब इसमें इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि इस तरह की जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा, तभी हम कहेंगे कि देयर इज ए इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब ये टॉपिक क्यों पढ़ाया गया? इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 4 मार्क्स में, है ना। उस टॉपिक का नाम है जीडीपी डिफ्लेक्टर। आइए उसके बारे में बात करें।
यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। मैं एक मिनट इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। नॉमिनल है नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर इस प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफरेंशियल कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का। अब सबसे आसान बात यह है कि इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है जीडीपी डिफलेक्टर या प्राइस इंडेक्स, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। इन 3 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज बेटा आपको गिवन रहती है और तीसरी को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। जैसे वो क्वेश्चन में कहेगा कि करंट प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफलेक्टर ये है, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप फाइंड आउट करिए रियल जीडीपी। तो 3 में से 2 वैल्यूज गिवन रहती है और हम इस फॉर्मूले की मदद से उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रिवर्स मत करिएगा, है ना। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, जीडीपी डिफलेक्टर या करंट प्राइस इंडेक्स, इसे करंट प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। जीडीपी डिफलेक्टर कहें या करंट प्राइस इंडेक्स कहें, एक ही बात है। फॉर्मूला है नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाई बाय 100। नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम आ जाएगा और जीडीपी है तो जीडीपी आ जाएगा, यानी कि एग्रीगेट कुछ भी हो सकता है। कंसेप्ट हमेशा वही रहेगा, नॉमिनल अपॉन रियल। अब ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है बेटा, वही 11th के इंडेक्स नंबर का ही फॉर्मूला है। इंडेक्स नंबर का आप बेसिक फॉर्मूला अगर याद करें तो इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो करंट ईयर प्राइस यानी कि उसकी कैलकुलेशन होने पर उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम, नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, वो जीडीपी जिसकी करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेशन हो। तो करंट ईयर प्राइस अपर साइड पर आ रहा है यानी कि न्यूमरेटर साइड पर आ रहा है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रियल। तो रियल जीडीपी उसे कहते हैं जिसकी कैलकुलेशन कांस्टेंट ईयर प्राइसेस पर होती है। अल्टीमेटली फॉर्मूला वही है, करंट अपॉन करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बस नाम बदल दिए गए हैं, करंट को बोला है हमने नॉमिनल और बेस को बोला है रियल। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का बनता ही बनता है। काफ़ी चांसेस होते हैं 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल इस पर बनने की। अब एक टॉपिक और है नेशनल इनकम में, जीडीपी एंड लिमिटेशंस। अब उस टॉपिक के बारे में आइए हम बात करते हैं। आइए बेटा बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की। जनरली हम ये समझते हैं कि किसी भी नेशन की जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब होता है कि उस देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, या यूं कहें कि वेलफेयर भी हो रहा है। वेलफेयर का मतलब ये है कि जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में जितने गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये मतलब होता है वेलफेयर का। तो जनरली हम ये समझते हैं कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है किसी देश में तो वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है, ये एक जनरल कंसेप्ट है। लेकिन इस जनरल कंसेप्ट को कुछ बातें रोक देती हैं यूनिवर्सल कंसेप्ट बनाने से, यानी कि हम इसको जनरलाइज यूनिवर्सल सब जगह पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशंस। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 या 6 मार्क्स की कैटेगरी में कि व्हाट आर द limitations of GDP which prevents it to make a indicator of welfare, यानी कि जीडीपी की वो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या दिक्कतें हैं जो उसे वेलफेयर का इंडिकेटर
डिक्लेयर करने से रोकती हैं या प्रिवेंट करती हैं। तो वो लिमिटेशंस मैंने यहाँ पर आपको पेन डाउन करके दिए। यही लिमिटेशंस आपकी बुक में भी लिखी हुई है। मैं बारी बारी से बेटा एक एक करके आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर किसी नेशन में जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल का मतलब यह है कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज गेटिंग वाइडर, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो और बढ़ता चला जा रहा है, और यानी कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और इस बेसिस पर अगर उस नेशन की जीडीपी इंक्रीज कर रही है तो हम कहेंगे कि उस नेशन में वेलफेयर नहीं हो रहा है। ये लिमिटेशन है जीडीपी की, यानी कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या हम समझेंगे कि वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है? हम कहेंगे कि वेलफेयर तब इंक्रीज होगा जब रिच और पुअर का जो गैप है वो क्या हो, मिनिमाइज हो। लेकिन अगर वो गैप बढ़ता हुआ जा रहा है और जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, देन इंक्रीज इन जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन का मतलब होता है जीडीपी के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि आप अपने देश में पैसा कमा रहे हैं या अपने जीडीपी को इंक्रीज कर रहे हैं किस प्रोडक्ट को बेचकर। आप वो क्या चीज़ें बना रहे हैं जिनको बेचने के बाद में आपके देश की जीडीपी बन रही है। हो सकता है वो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है वो कैपिटल गुड्स हो, या हो सकता है वो वॉर टाइम गुड्स हो, यानी कि हथियार और गोला बारूद, है ना, आर्म्स एंड अम्यूजमेंट। यानी कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, अमेरिका की इकोनॉमी है बेटा वॉर बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि उनके देश में हथियारों की बिक्री होने पर ज़्यादा से ज़्यादा जब हथियार बिकते हैं तब अमेरिका की जो जीडीपी है या इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया को या उस देश को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हथियार तो क्या करते हैं, वेलफेयर को डिक्रीज करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किन गुड्स को बेचकर अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर उन गुड्स से देश को, दुनिया को फायदा हो रहा है और जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि जीडीपी इंक्रीज होने के साथ साथ वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचकर अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे यूनिवर्सल पीस पर खतरा है, देश और दुनिया की सुरक्षा पर खतरा है, लोगों की जान को खतरा है, तो हम कहेंगे कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलफेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तीसरा पॉइंट आ रहा है चेंज इन प्राइसेस। चेंज इन प्राइसेस का कंसेप्ट रिलेटेड है अभी आपको जो सिखाया नॉमिनल और रियल जीडीपी, यानी कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है कीमत बढ़ने की वजह से, यानी कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसे वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं माना जाएगा। वेलफेयर का इंडिकेटर तभी माना जाएगा जब उस देश की जीडीपी इंक्रीज हो, उस देश के प्रोडक्शन में, यानी कि करंट ईयर प्रोडक्शन में जब इंक्रीज हो और जीडीपी भी इंक्रीज हो, तभी जाकर कहा जाएगा कि दैट जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। फोर्थ पॉइंट आ रहा है बेटा इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब यह है कि वो सौदे, वो लेन देन जो पैसे में नहीं होते हैं और जो पैसे में ट्रेड नहीं होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इज बार्टर सिस्टम इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया, तो हम कहेंगे इसका आंसर यस। इन द रिमोट एरियाज, यानी कि बहुत इंटीरियर के दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर अभी भी पैसे की बजाय वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, चीज़ों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है ना। जो बहुत ही इंटीरियर रिमोट के एरियाज हैं जहाँ तक अभी डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हुआ है, उन एरियाज में अभी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को परफॉर्म किया जाता है। अब आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, इतनी बात अच्छे से जानते होंगे बेटा कि अकाउंटिंग बुक्स में केवल मॉनेटरी एक्सचेंजेस की ही एंट्री होती है। तो अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, यानी कि ऐसे एक्सचेंज या ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो रुपए में है, मनी में हुए ही नहीं हैं, तो उनकी एंट्री कैसे होगी? और अगर उनकी एंट्री नहीं हुई तो जीडीपी का सही एस्टिमेशन कैसे हो पाएगा? और अगर जीडीपी का सही एस्टिमेशन नहीं हुआ तो हमें ट्रू पिक्चर नहीं मिली,
और ट्रू पिक्चर नहीं मिलने पर हम कहेंगे कि वेलफेयर भी सही तरह से जस्टिफाइड नहीं हो पाया है। एक और पॉइंट आता है बेटा एक्सटर्नलिटीज का। अब एक्सटर्नलिटीज शब्द का अर्थ समझिए। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है वो फायदा या नुकसान जो हमें मिलता है या हम दूसरे को पहुंचाते हैं बिना किसी फीस को दिए हुए या बिना किसी पेनल्टी को दिए हुए, है ना। यानी कि इट रेफर्स टू दोज बेनिफिट्स और हार्म्स which cost no fees or penalty for their benefit as well as harm which are causing to others। यानी कि ऐसे बेनिफिट और हार्म्स जिसके बदले में अगर बेनिफिट है तो ना हमसे कोई फीस ली जा रही है और अगर हार्म है तो ना हम पर कोई पेनल्टी थोपी जा रही है, जो हम दूसरे को पहुंचा रहे हैं या जो हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे कंसेप्ट को एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है। एक्सटर्नलिटीज बेटा दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक पार्क है। अब पब्लिक पार्क पब्लिक यूज़ के लिए है, यानी कि प्राइवेट पर्सन के लिए तो है नहीं कि एक व्यक्ति के लिए बनाया गया पार्क है। पब्लिक पार्क है अगर वो, तो हम सभी जानते हैं कि पार्क में घूमने से या सुबह सैर करने से स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है। तो क्या हमें उस पार्क में एंट्री के लिए कोई शुल्क लिया जा रहा है, कोई फीस ली जा रही है? नहीं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के बच्चों हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि वो बेनिफिट जो हम रिसीव करते हैं बिना किसी फीस को दिए हुए, वो कहलाता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब ये वो चीज़ है बेटा जिसका एस्टिमेशन जीडीपी में नहीं हो पाया है। इस वजह से जीडीपी की ट्रू पिक्चर भी सामने नहीं आती, और ट्रू पिक्चर अगर सामने नहीं होगी तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस चीज़ से वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वहीं एक्सटर्नलिटी का दूसरा टाइप होता है बेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को भी एक एग्जांपल से समझिए आप कि जैसे ऐसे खूब सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने वेस्ट वाटर को, यानी कि अपने इंडस्ट्रीज से निकलने वाले गंदे सीवरेज के पानी को बिना साफ किए हुए, यानी कि बिना ट्रीटमेंट किए हुए डायरेक्ट रिवर्स में छोड़ देती है या डाल देती है, जिस वजह से नदी का पानी पॉल्यूट होता है। या यूँ कहें कि जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी डेथ वगैरह होती है, उनके लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर भी गलत असर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होने पर, यानी कि वो जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ, या हो सकता है वो गंदा पानी जो नदियों का पॉल्यूट हो गया वही कहीं ना कहीं हमारे घरों में पीने के लिए आता होगा, तो हमारी हेल्थ पर भी नेगेटिव असर आएगा। तो इतना सब कुछ होने पर भी अगर उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है, यानी कि उनके ऊपर भी किसी तरह की कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हो रही है, तो ये एक तरह का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि उन्होंने हार्म पहुंचाया, उन्होंने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को नुकसान पहुंचाया, हार्म पहुंचाया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं की गई। तो अगर पेनल्टी इम्पोज नहीं हुई है तो फिर जीडीपी की कैलकुलेशन या जीडीपी की ट्रू पिक्चर कैसे आएगी, और हम कहेंगे कि यहाँ पर भी हमें वेलफेयर का एक पार्ट कम रह जाएगा, यानी कि वो चीज़ वेलफेयर को इंडिकेट नहीं कर पाएगी। तो ये कंसेप्ट था एक्सटर्नलिटी का, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक लास्ट पॉइंट और आ रहा है बेटा इसमें, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस बात को ऐसे समझिए कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट से, तो ये बात कभी भी वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करेगी, क्योंकि जब जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा बेटा? इससे फ़र्क पड़ेगा पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रिसोर्सेज आने हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे, यानी कि दे गो ऑन डिक्रीजिंग डे बाय डे। इसलिए ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपुलेशन इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा हमने कंसेप्ट पढ़ा है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ ही जाता था ये पॉपुलेशन वाला कंटेंट या ये जो टॉपिक है। इसलिए वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा कम रहे रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो ये टॉपिक था बेटा
limitations and of GDP to be considered as sign of welfare। अब कहीं पर एक छोटा सा एक और टॉपिक दिया हुआ रहता है नेशनल इनकम में, ग्रीन जीएनपी करके। तो ग्रीन जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते समय या इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी हम करते हैं तब हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और उस डेवलपमेंट प्रोसेस में हम ये भी भूल जाते हैं कि कब हमने उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से आगे बढ़ के उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेट कर रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हुए जा रहे हैं, इससे आगे चल के सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस पर असर होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम प्रेजेंट की नीड्स को, प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, उसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर हम ग्रीन जीएनपी को ध्यान में नहीं रखते हैं, है ना, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि जो भी नुकसान आपके पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा है या जो भी आप एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का कर रहे हैं उसे भी एक तरह से डेप्रिशिएशन माना जाए, है ना। और जो भी आपका जीएनपी या जीडीपी या जो भी नेशनल इनकम कंसेप्ट जनरेट हो रहा है, जो भी एग्रीगेट आप जनरेट करना चाह रहे हैं, उसमें से इस डेप्रिशिएशन के कंटेंट को माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग फिगर आएगा वही फिगर आपकी ग्रोथ को इंडिकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस ग्रीन जीएनपी, तभी जाकर वो ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल इनकम कहलाएगा। अगर आप ग्रोथ पर आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ एनवायरनमेंट को भी क्षति पहुंचाते हुए जा रहे हैं, क्षति मतलब नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हुए जा रहे हैं रिसोर्सेज का, तो वो ग्रीन कंसेप्ट नहीं रह पाएगा, है ना। ग्रीन से मतलब ये है कि वो एक्चुअल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपको ये जानकारी भी हो कि आपने एनवायरनमेंट को कितना एक्सप्लॉइट किया है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को डेप्रिशिएशन मानते हुए उस टोटल ग्रोथ में से जब आप उसे माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग कंसेप्ट बचेगा जीएनपी का, वही कहलाएगा ग्रीन जीएनपी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो चैप्टर था आपका नेशनल इनकम वो मेरी तरफ से फिनिश होता है। आप अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा, डाउट्स आए पूछिएगा। अब हम अगले यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।